फ्रेंड्स अभी हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग हम पहले देखते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, देखिए डेफिनेशन ऑफ अकाउंट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज डिफरेंट थिंग एंड बुक कीपिंग इज डिफरेंट थिंग। अब इन दोनों को मिलाकर ही बनती है अकाउंटिंग। कैसे, देखो बुक कीपिंग में एक ऐसे एक फीचर ही है अकाउंटिंग का कि बुक कीपिंग आपको करनी ही है। ठीक है, तो अभी इसमें देखो पूरी डेफिनेशन ही आपको पूरी समझा देंगी। पहली बात तो ऐसी डेफिनेशन ऐसी होती है कि बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई इतना सारा कुछ एक्यूमुलेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ऑल दैट, तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। देखो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में ही पूरा अकाउंटिंग को कवर कर लिया गया है, क्योंकि ये लॉ के हिसाब से बनी हुई है डेफिनेशन। तो चलो अभी हम देखते हैं क्या है इसमें। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग इज व्हाट? एक्यूमुलेटिंग मीन्स गैदर करना, डेटा को गैदर करना, डेटा गैदरिंग इसको बोल सकते हैं अपन, डेटा गैदरिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि सपोज हमने कुछ परचेस की है, हमने सेल की है, तो हम हमारा बिल इशू करते हैं जब सेल करते हैं, और परचेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पार्टी होती है थर्ड पार्टी, उससे हम बिल रिसीव करते हैं। तो उसी को डेटा कहा जाता है। उस डेटा को हम अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं, टैली वैली में होती है अकाउंटिंग। पहले नहीं होता था, पहले ऐसा होता था कि भाई एक बुक होती थी, लेजर बनते थे, बड़े बड़े रजिस्टर रहते थे, उसमें अकाउंटिंग की जाती थी। पर अब ऐसा नहीं रहा। अब हर तरफ आप जाओगे तो अभी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पे ही एंट्री मेंटेन की जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक करो या आप मैनुअल करो, दोनों में सेम ही चीज है। ठीक है, तो डेटा गैदरिंग ही होती है एक्यूमुलेटिंग ऑफ डेटा फॉर अकाउंटेंसी। ओके, ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो आपने डेटा गैदर कर लिया है अब अकाउंटिंग का, उसको आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज मीन्स एंट्रियां पास करोगे। एंट्रियां में भी आपको हम आगे वही पढ़ने वाले कि एंट्रियां कैसे बनती है, क्या बनती है। उस एंट्रियों को जो किया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, स्टोरिंग, अब आपने एंट्री भी मार ली, आपने अकाउंटिंग करने पूरा डेटा भी आपका बन चुका है फाइनल, पर इसको स्टोर करना होता है। क्यों कर रहे हैं भैया हम स्टोर हम इसको इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम हमारा बिजनेस का रिकॉर्ड देख सके कि भाई किस फाइनेंशियल ईयर में हमको कितना प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हम देखते हैं कि भाई कितना हुआ, क्या हुआ, तो ये स्टोर करके रखते हैं। नॉर्मली इनकम टैक्स के हिसाब से बोला जाता है कि स्टोर आप जो डेटा कर रहे हो 7 ईयर्स मिनिमम आप रखना ही चाहिए आपने। वैसे तो 8 ईयर्स है, पर 7 ईयर्स तो आपको एटलीस्ट रखना ही पड़ेगा, आपके 7 ईयर्स, लास्ट 7 ईयर्स का डेटा। ठीक है, बिजनेस में आपने जो भी एक्टिविटी की है वो डेटा आपके पास में फाइल्स में, भले ही वो कहीं भी पड़ा हो, पर एक वो मेंटेन होना ही चाहिए। ठीक है, एंड एक्सेसिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, यानी वही बोल रहा है कि जो स्टोर किया हुआ आपका डेटा है आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़े। काहे के लिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। किसकी भैया? बिजनेस कंसर्न की। बिजनेस कंसर्न यहाँ क्या बोल रहा है? बिजनेस कंसर्न बोले तो सारी कुछ आ गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ गई है, पार्टनरशिप फर्म आ गई है, प्रोप्राइटर्स आ गए हैं, कंपनी आ गई है, और क्या आया है, क्या क्या आया है? प्रोप्राइटरी बिजनेस आया है, और क्या आया है? पार्टनरशिप आ गई भैया, और क्या आया है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ गई है, और क्या आया है? कंपनी आ गई है। कंपनी मैंने जब बोला तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंक्लूड है इसमें। ठीक है, और ट्रस्ट हो सकता है कोई। ठीक है, तो ये आपने तो ये जो है ये सब चीजें आपने अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं भी पढ़ाता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, तो आपको इसकी भी बुक्स आपको अवेलेबल रहेंगी, वीडियो लेक्चर इसके भी है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरी तरीके से आपको ये पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, आप इतने समझदार तो होंगे कि आपने पढ़ चुका होंगे, फिर फर्स्ट या सेकंड टेक चैप्टर्स में ही है। ठीक है, फिर आखिरी के में क्या बोल रहा है, आखिरी के पॉइंट में, thus फैसिलिटिंग इन इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। क्या करता है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग डे टू डे ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करता है। जैसे कि मैंने सपोज आज बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस मैंने आज की डेट में स्टार्ट किया है, ये हमारी जो डेट है ये हो गई हमारी 1/4/2014। ओके, ईयर एंड कब होगा? नॉर्मली कितने मंथ्स का ईयर होता है? 12 मंथ्स का। तो ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2015। ठीक है, तो यहाँ कितने डेज आने वाले हैं? बहुत सारे आएंगे।
कुछ ऐसे रहेंगे ऑफ डे भी रहेंगे, जब हमारा बिजनेस जिस दिन बंद होता है, वीक में 1 डे नॉर्मली होता ही है कोई ना हर बिजनेस, तो वो हर डे की जो एंट्रियां होती है, हर डे हम नहीं बेचते खरीदते। अगर ट्रेडिंग का बिजनेस में तो अच्छा खासा बिजनेस है तुम्हारा, तो बहुत अच्छे से तुम, यानी बहुत सारी रहती होंगी परचेस, एक दिन में 4-5 परचेस की एंट्री हो सकता है, करोड़ों लाखों में भी हो अगर बड़ी कंपनी है आपकी, तो वो मैनेज होता है। पर यही फैसिलिटेट करता है डे टू डे ऑपरेशंस को अकाउंटिंग में, ठीक है। तो देखो इतनी प्यारी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है, पर इसमें पूरी अकाउंटिंग को उन्होंने कवर कर लिया है, साथ ही साथ क्या कवर किया है, बुक कीपिंग को भी, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, आपने अभी डेफिनेशन सीखी, डेफिनेशन तो नॉर्मल सी चीज़ थी, आप कोई भी इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, कोई भी बुक्स में आप पढ़कर स्टडी करके डेफिनेशन को पूरा एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो, वो इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। अकाउंटिंग का रियल होता है, समझने का जो पॉइंट है कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग से, ठीक है। अकाउंट्स में कितने टाइप्स होते हैं, बिल्कुल सही बेटा, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। चलो हम अभी इसको पढ़ते हैं कि वो होते क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग और अकाउंट्स। फर्स्ट कौन सा रहेगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सेकेंड रियल अकाउंट, एंड थर्ड कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट, ये थर्ड वन और ये सेकेंड वन, ठीक है। तो टाइप्स तो समझ में आ गए, 3 टाइप्स होते हैं, पर पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये भी हम समझते हैं, ठीक है। देखो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों ही पूरी अकाउंटिंग को बनाते हैं। एंट्री, जब हम कोई भी एंट्री, सपोज कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, सपोज हम बोलते हैं कि भैया राम एंड श्याम स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग हिज कैपिटल फॉर 1 लाख रुपीज, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि भैया राम एंड श्याम ने क्या किया, 1 लाख रुपए में एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो एक ट्रांजैक्शन ही है बिजनेस का, क्योंकि 1 लाख रुपए लेके आएंगे वो लोग, हो सकता है उनका शेयरिंग के हिसाब से 50-50 हजार रुपए लेके रहे, ठीक है। तो क्या करते हैं, सपोज एक ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या हुआ है, राम एंड श्याम स्टार्टेड न्यू बिजनेस एंड फॉर दैट introduced 1 लाख रुपीज ईच। हम मान रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए दोनों ने अलग अलग लेके आए, ठीक है। टोटल कैपिटल कितनी होगी उनकी, 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मनी भी आ रही है और ट्रांजेक्शन भी हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, बिजनेस के लिए हो रहा है। हमेशा याद रखना, हमको एंटिटी के हिसाब से सोचना होता है। और व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी इन अकाउंटेंसी, क्या होता है एंटिटी का मीनिंग, अभी मैं आपको समझाऊंगा एंटिटी का मीनिंग क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के क्या क्या रूल्स हैं। फिलहाल थियोरेटिकल पर पढ़ लेते हैं, फिर बाद में इसको प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ कि कैसे इसको डील करना है। पर्सनल अकाउंट, अब इसको हम स्टडी करते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है कोई भी पर्सन से रिलेटेड। पहले तो मैंने आपको एक बताया था कि एंटिटी, ठीक है, एंटिटी के हिसाब से ही आपको हमेशा बिजनेस का सोचना है, बिजनेस के बारे में। तो एंटिटी क्या होती है, एंटिटी एक्चुअली होती है अकाउंटेंट के लिए। सपोज आप कोई अकाउंटिंग के, यानी अकाउंटेंट है कोई फर्म के, ठीक है। तो क्या करोगे आप, अकाउंटिंग करोगे उस फर्म की, ठीक है। तो फर्म में जरूरी है क्या कि 1 या 2 ही बंदे हो जो संभाल रहे हो,
हो सकता है प्रोप्राइटर में तो एक ही होता है जो पूरा होल बिजनेस संभालता है, और पार्टनरशिप में 2 से ज़्यादा होते हैं। वैसे कंपनी में बहुत सारे होते हैं, प्राइवेट कंपनी है तो लिमिटेड रहेंगे, और पब्लिक कंपनी है तो अनलिमिटेड रह सकते हैं। ठीक है, तो एंटिटी का मीनिंग क्या होता है? अकाउंटेंट हमेशा सोचता है पर्सन के बारे में नहीं, वो ये सोचता है कि मैं किसकी अकाउंटिंग कर रहा हूँ। किसकी अकाउंटिंग बोले तो जैसे कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टडी फॉर इंडिया। जैसे हमारी स्टडी फॉर इंडिया की आप बात कर लीजिए, हमारी स्टडी फॉर इंडिया है, ठीक है, इसको हमने स्टार्ट किया है। तो जो हमारा अकाउंटेंट होगा, हमारे जो भी एक्सपेंसेस है, हमारी जो भी इनकम है, उसको जो अकाउंटिंग करेगा, तो वो कभी भी मेरे या हमारे जितने भी ऑनर्स है उनके बारे में नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि स्टडी फॉर इंडिया क्या कर रही है, वो स्टडी फॉर इंडिया के लिए ही सोचेगा। तो वो क्या करेगा, इसको एंटिटी मानेगा। उसके लिए अकाउंटेंट के लिए क्या रहेंगी, ये एंटिटी रहेंगी। ऑनर कभी भी एंटिटी नहीं रहेंगे, ऑनर हमेशा थर्ड पार्टी रहेंगे। तभी हम लोग बैलेंस शीट में, आपने कभी गौर किया होगा तो देखा होगा, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट होता है लायबिलिटी साइड में, अलग से दिखता है, उसका बैलेंस दिखता है। वो अलग इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि ऑनर इसकी लायबिलिटी है। ऑनर ने जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट किया इसको स्टार्ट करने के लिए, ये बिजनेस को इसको कभी ना कभी वापस करना होगा जब भी वाइंड अप होगा। भले ही प्रॉफिट्स इनके इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पर वो प्रॉफिट्स हमेशा स्टडी फॉर इंडिया के लिए ही यूज होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इन लोगों की पॉलिसी क्या है। ठीक है, ऑनर्स की चलाते यही लोग हैं, पर अकाउंटेंट को हमेशा इसके हिसाब से सोच के एंट्री करनी होती है। ठीक है, क्या इसके लिए लायबिलिटी है, क्या इसके लिए असेट्स है, स्टडी फॉर इंडिया के लिए क्या एक्सपेंस है और क्या इनकम है। ठीक है, तो हाँ, और एक और चीज है कि पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट के हिसाब से तो आप एंट्री कर सकते हो। मैं आपको एक अलग तरीके से और सिखाऊंगा सेकंड, जिसमें सॉफ्टवेयर का कर देगा, बहुत इजी तरीका होता है वो। उसमें कभी भी आपकी कोई भी एंट्री चुकेंगी नहीं कि भाई ये एंट्री सही है ही नहीं, कभी डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक है, वो हम पहले तीनों अकाउंट सीख लेते हैं उनके हिसाब से कैसी एंट्री होती है। ये भी इजी है, कोई इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को कि भाई मैंने रूल तो गलत नहीं लगा दिया या कुछ तो नहीं लगा दिया, क्योंकि अभी आप इतने प्रोफेशनल नहीं हो। पर जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, सेकेंड तरीका, वो बहुत सिंपल होता है। आप बहुत फास्ट तरीके से उसमें थिंक कर सकते हो और उसको रिलेट करके एंट्रियां पास कर सकते हो। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट को हम अभी समझ रहे थे, तो मैंने आपको भी एंटिटी का मीनिंग समझा दिया। एंटिटी बोले तो जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है कोई भी पर्सन आ गया उसमें, कोई भी बोले तो नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता एंड गीता एटसेट्रा। ठीक है, नॉर्मल पर्सन हमने देखा। अभी जो सेकंड आते हैं वो आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है? ये होती है जैसे ट्रस्ट हो गया, ये आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में देखा होगा, उसमें पूरा पढ़ा है इसके बारे में। तो ये एक लीगल एंटिटी होती है, जैसे कि रॉयल्स क्लब है और बहुत सारे जो सोसाइटीज है, एनजीओज होती है, एनजीओज होती है। ठीक है, ये सब क्या है? ये ट्रस्ट के एग्जाम्पल है, जैसे कि अनाथ आश्रम हो गया। तो ये इनकी अब पर्सनल अकाउंट में आएंगे अगर इनकी हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो। ओके, फिर देन पर्सनल अकाउंट में और क्या आता है? पर्सनल अकाउंट में आते हैं पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, और क्या आता है? प्रोप्राइटर्स आते हैं, प्रोप्राइटर्स यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हैं वो। फिर प्रोप्राइटी के बाद में कौन आएगा? कंपनी। कंपनी में कौन? प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक कंपनी भी। ये भी कहाँ आएंगे? पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और बैंकिंग कंसर्न्स, बैंकिंग कंसर्न्स बोले तो अगर भैया आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कोई ना कोई बैंक में तो अकाउंट खोलोगे ना, तो वहां बैंक आएगा और बैंक के हिसाब से बैंक के आपने ट्रांजेक्शन किए, सपोज मैंने डिपॉजिट किया बैंक में जाकर स्टडी फॉर इंडिया के बिहाफ में,
तो क्या है, बैंक से मैंने ट्रांजेक्शन किया हो तो मैं एक स्टडी फॉर इंडिया क्या हुई, एक पार्टी हुई, और एक पार्टी कौन हुई है, बैंकिंग कंसर्न। तो बैंकिंग के जब हम एंट्री सोचेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन बैंकिंग के साथ में अगर किए हैं तो हमको पर्सनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। तो इनका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये गोल्डन रूल होता है पर्सनल अकाउंट का। अभी इसके हम एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, पहले आप इतना लिख लीजिए, ठीक है। देखो वहां पे दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, एक है रोहित गिव्स 5,000 रुपीज टू विराट। यहाँ पे दोनों ही पर्सन है, ठीक है, पर्सनल है तो पर्सनल अकाउंट में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखा है नॉर्मल पर्सन्स आर इंक्लूड इन पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये गोल्डन रूल हमारा, इसके हिसाब से सोचना है हमको, ठीक है। सोचेंगे, चलो रोहित गिव कर रहा है तो गिवर है, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पहले हम वर्ब बना लेते हैं, भाई रोहित जो है वो गिव कर रहा है, गिवर है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। उसके बाद में डेबिट क्या होगा, विराट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो विराट रिसीवर, तो विराट आएगा रिसीवर, तो ये होगा डेबिट, ठीक है। तो रोहित गिव्स 5,000 रुपीज टू विराट, चलो लेंगे फर्स्ट एंट्री, हमने यहाँ पर बना लिया है रफ में वर्किंग। विराट क्या होना है, रिसीवर है तो क्या होगा, डेबिट होगा, और रोहित होगा गिवर, तो रोहित गिवर है तो क्या होगा, क्रेडिट। चलो विराट अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, कितना 5,000 एंड 5,000, सिंपल सी थी। वैसे ही राम गिव्स 10,000 टू श्याम, सेम ही है, बस वहां पे नाम चेंज है, ठीक है। तो क्या है, राम गिव्स कर रहा है तो राम गिवर है, सेकंड में क्या करेंगे, राम गिवर है तो क्रेडिट होगा। श्याम कौन है, रिसीवर है, तो श्याम क्या होगा, रिसीवर है तो डेबिट होगा। चलो कर लेंगे एंट्री उसकी। नंबर 2, श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 10,000 10,000। फिर नरेशन लिखते हैं हम, नरेशन में तो कई लोग बोलते हैं कि बीइंग लिखा दो आगे और यही लिख दो बस, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं होता है कि नरेशन में आप क्या लिखते हो, नरेशन कुछ भी लिख सकते हैं। बस अकाउंटेंट का ये होता है कि नरेशन में उस पढ़कर वो समझ सके, जो ऑडिटर्स है या अकाउंटेंट है खुद, कभी वो अकाउंटिंग चेक कर रहा है तो, कि भाई वो एंट्री किस चीज़ के लिए थी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि नरेशन लिखना चाहिए, ठीक है। तो अकाउंटेंट नॉर्मली लिखते हैं नरेशन, तो हम भी लिख सकते हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी लिखे, आप बीइंग लगा दो सामने, यही उतार दो नीचे, चलता है। और लिख सकते हैं बीइंग राम गिव्स टू श्याम, हो गया, 10,000 दी है, ये तो यहाँ दिख रहा है, तो नरेशन में जरूरी नहीं है कि आप अमाउंट लिखे, ठीक है। राम गिव्स टू श्याम ये भी लिख दी तो चलता है, इतना क्वेश्चन मत लिखो, क्योंकि यहाँ दिख ही रहा है ना। अकाउंटेंट जो है वो ऑडिटर्स होते हैं, उनको तो समझता है, तभी तो जब अकाउंटिंग समझती है तभी तो आके आपके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है पर्सनल अकाउंट से एंट्री। अब यहाँ पे आप रोहित की जगह पे आप कोई कंपनी का नाम ले लीजिए, हो सकता है रिलायंस गिव्स 5,000 करोड़ टू सहारा, सहारा भी पब्लिक कंपनी, रिलायंस पब्लिक कंपनी, तो वो कौन है, पर्सनल अकाउंट है। तो वैसी ही एंट्री सोचना पड़ेगा आपको, वैसी वर्किंग करना। रिलायंस गिव कर रही है तो क्रेडिट होंगी, और सहारा रिसीव कर रही है तो डेबिट होंगी, ठीक है। ये इसके दो एग्जांपल्स हैं, तो आप वो लिख लीजिए। ठीक है,
तो अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा है, पर्सनल अकाउंट पढ़ा। पर्सनल अकाउंट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आपको इसमें जनरल एंट्रीज तो है नहीं 12th लेवल पर, बिल्कुल भी नहीं है वो तो बिल ऑफ एक्सचेंज में है, और आपको इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में रहेंगी। तो वहाँ हमको इसी अकाउंटिंग को फॉलो करना है, ठीक, ताकि हम ट्रांजेक्शन वहाँ दिए होते हैं उसकी जनरल एंट्री हम अच्छे से पास कर सकें। तो उसके लिए ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये 3 अकाउंट में से कोई ना कोई चीज़ आती है हमारे सामने, ठीक है। तो अभी हम रियल अकाउंट सीखते हैं कैसा करना है। रियल अकाउंट, इसका पहले गोल्डन रूल बता सकता है कोई, क्या होता है इसका? गोल्डन रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्कुल सही। अच्छा, आप अभी सोच रहे होंगे गोल्डन रूल आपने लिखा दिया सर, और इसमें आपने इन और आउट को राउंड करके रखा है, क्यों किया है? क्योंकि रियल अकाउंट होते क्या है, रियल अकाउंट होते हैं कोई भी एक थिंग हो गई, थिंग बोले तो वस्तु, जैसे ये पेन, ये क्या है, ये रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। वैसे एक चेयर है, वो भी रियल अकाउंट है, ठीक है। तो कोई भी थिंग जो नॉन लिविंग थिंग रहती है, और ऐसे भी कुछ चीजें हैं जो नहीं दिखती है, जैसे फिक्टिटियस असेट्स। फिक्टिटियस असेट्स क्या होते हैं? फिक्टिटियस असेट्स होते हैं गुडविल, पेटेंट राइट्स, ठीक है, ट्रेडमार्क्स, ये होते हैं हमारी फिक्टिटियस असेट्स। फिर और क्या हो सकता है? फर्नीचर, ये भी एक थिंग है, उसमें जान नहीं होती, तो वो भी रियल अकाउंट है। और एक सबसे बड़ी कैश। कैश का तो बिजनेस में रोल खाली है, वो तो पूरा स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक के कैश ही होता है, और आखिरी तक क्या, नेवर प्रोसेस रहती है, एंडिंग प्रोसेस रहती है। नॉर्मली कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो बढ़ता ही जाता है, कम बहुत, ऐसे प्रमोटर्स अगर खराब है तो ही डूबता है, नहीं तो नहीं डूबता, ठीक है। तो कोई भी, मैंने बता दिया, कोई भी थिंग, नॉन लिविंग थिंग, वो होती है रियल अकाउंट के रिलेटेड, ठीक है। तो बिजनेस में क्या क्या हो सकता है ऐसा? सपोज मैंने एक मशीनरी खरीद के लाया है, कौन सी? एक बहुत बड़ी मेरा मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है। सपोज मैं फ्लाई ऐश ब्रिक का काम करता हूँ, यानी मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो उसके लिए मैंने बहुत बड़ी मशीन खरीद के लाई, 12.5-13 लाख रुपए की। तो वो जो मशीन मैंने खरीद के लाई है, उसकी जब मैं एंट्री करूँगा, तो मेरे को ये रियल अकाउंट की गोल्डन रूल के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा कि भाई वो डेबिट होंगी कि क्रेडिट होंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी क्या होने वाला है। सपोज मैंने मशीनरी खरीद के लाई है, परचेज्ड फॉर ₹12 lakhs। मैंने क्या किया, मशीनरी परचेस करके लाई है 12 लाख रुपीज से खरीद के। मशीनरी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या होगा, रियल अकाउंट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 12 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए क्या है, ये कैश है। तो यहाँ दो चीजें हो गई, हमने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि यहाँ दो चीजें हैं जो हमको डेबिट और क्रेडिट करना है, पर क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये अभी हमको नहीं मालूम, पर हमको ये चीज पता चल गई है। तो भैया एक तो मशीनरी है जिसकी हमको एक एंट्री करनी है, और एक हमारी क्या है, कैश है, जिसकी हमको एंट्री करनी है, ठीक है। तो गोल्डन रूल क्या कहता है, ये दोनों रियल अकाउंट है, मैंने बताया नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये रियल अकाउंट है। तो मशीनरी का क्या करेंगे हम, मशीनरी का करेंगे, देखो पहले गोल्डन रूल क्या कहता है बताओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आएगा, जो भी थिंग हमारे बिजनेस में आएंगी वो डेबिट करेंगे, और जो भी हमारे बिजनेस में जाएंगी जो भी थिंग, वो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलो, मशीनरी परचेज फॉर ₹12 लाख। अगर मैं मशीनरी खरीद के लाता हूँ 12 लाख रुपए की, तो क्या होगा, बिजनेस में आएंगी कि जाएंगी, इन होंगी कि आउट होंगी, इन होंगी। तो मशीनरी क्या होंगी, मशीनरी अकाउंट होगा डेबिट, कितने से, 12 लाख रुपीज से। और कैश हमारी क्या हो रही है, 12 लाख रुपए क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, जा रहे हैं, गोज आउट, गोज आउट है तो क्या होगा, कैश अकाउंट, क्रेडिट कितना, 12 लाख से, ये क्रेडिट होने वाला है। तो रियल अकाउंट का रूल ये होता है, ठीक है। अब रियल अकाउंट में क्या क्या आते हैं हम ये पढ़ते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए।
क्या क्या आएगा? एक आते हैं असेट्स। असेट्स में क्या क्या आता है? फर्नीचर और मशीनरी, और क्या आता है? कंप्यूटर्स। आजकल तो कंप्यूटर हर बिजनेस में ज़रूरी हो गया है। उसके बाद में प्रिंटर, ठीक है, और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स है, टेलीफोन है, हमारे सब हमारे असेट ही है, ठीक है। और क्या आ सकता है? हाँ, एक आता है गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल इन नॉन फिक्टिटियस असेट्स है। नॉन फिक्टिटियस असेट क्या होता है? गुडविल। ये कभी दिखाई नहीं देंगे आपको, पर ये होती है बिजनेस में। कैसे? देखो, सपोज मैंने स्टडी फॉर इंडिया खोला है, ठीक है। अब ये स्टडी फॉर इंडिया 5 साल 6 साल बाद इसकी रेपुटेशन सपोज बहुत हाई हो चुकी है, मैंने बहुत सारे क्लाइंट बना लिए हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हमारे लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास में ऑलरेडी ही कंज्यूमर्स का बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, कंज्यूमर की भी है, और मेरे कॉन्टेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो अगर सपोज कोई मैं बिजनेस अगर किसी को बेचता हूँ, ठीक है, मैं अपना बिजनेस में सोच रहा हूँ कि चलो बेच देते हैं, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। तो अगर मैं कोई बिजनेस बेचने वाला हूँ, तो चलो बिजनेस की तो वैल्यू जो भी है मेरी, कितना ही बड़ा मेरा बिजनेस है उसके साथ तो वैल्यू तो निकल ही जाएंगी। पर एक और चीज़ है ना मेरे पास में, गुडविल, जो मैंने मेहनत करके बनाई है 6 साल में। गुडविल बोले तो वही होती है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, उसको बोलते हैं गुडविल। ये दिखती नहीं है पर ये होती है, क्योंकि एकदम से अगर कोई चलता चलता बिजनेस कोई ले लेना तो वो गुडविल ही उसको बहुत जल्दी से उसके बाद सेलिंग होगी, ऑलरेडी उसके पास कस्टमर्स है, तो उसको मार्केट में जाके ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए गुडविल का एक वैल्यू निकाली जाती है, तो वो एक गुडविल होती है, ठीक है। आपने पता है क्या आपको कि कोका कोला ने, इनका कुक का काम है, तो कोका कोला ने क्या की थी कि हल्दीराम्स को बोली थी कि भाई आप सिर्फ हमको नेम दे दो आपका, बाकी हम सब कर लेंगे, बाकी आप फिर अपना बिजनेस जैसा आप स्टार्ट कर रखे हैं वैसा रखिए, बस हल्दीराम का हमको ये ब्रांड नेम दे दीजिए। उसके लिए उन लोगों ने कई करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए उनको ऑफर किए थे, पर हल्दीराम के पास में ऑलरेडी इतना पैसा है, तो अपना ब्रांड उसने खुद ने बनाया मेहनत करके, तो उसने नहीं बेचा उसको। नहीं तो उनको तो बिजनेस उनका ऑलरेडी चल ही रहा था, नाम चेंज कर देता बस, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर कुछ होता है कि ब्रांडिंग होती है, तो इसीलिए उनने नहीं बेचे। तो वो जो उसने करोड़ों रुपए लगाए थे ना कोका कोला ने सिर्फ नाम के लिए, वो गुडविल की वजह से लगाए थे। वो एक्चुअली करोड़ों रुपीस गुडविल की ही वैल्यू थी, ठीक है। और एक होता है पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स क्या होता है? ये भी नॉन फिक्टिटियस असेट्स है, सॉरी फिक्टिटियस असेट्स है। फिक्टिटियस असेट बोला तो ये भी दिखती नहीं। अब जैसे ये देखो, मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ आपका, ठीक है, ये एक वीडियो लेक्चर है, इसके साथ में आपको एक बुक दी गई हुई है जिसमें आप उन दोनों को लिंकअप करके आप पढ़ाई करेंगे आपकी 12th की अकाउंट्स की, ठीक है। तो अब ये मैंने बनाई है, ठीक है। अगर कोई इसको कॉपी करके या कुछ करके बेच दे मार्केट में, ठीक है, आजकल कॉपी करना कुछ बहुत ईजी है, तो कुछ हार्ड एंड फास्ट काम नहीं रहता, पर अगर वो बेच देता है तो मेरा तो पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा ना। तो ये बिजनेस कैसे खराब होगा? और इसको रोकने के लिए क्या करूँगा मैं जब कर रहा हूँ तो मैं पेटेंट कर लूँगा हर चीज़ की। मेरी बुक के पेटेंट रहेंगे मेरे पास में, मेरी डीवीडीज के वो रहेंगे पेटेंट। तो अगर कोई बेचता भी और मेरे को पता चल जाए, मैं ट्रेस कर लूँ किसने किया, तो ये पेटेंट राइट की वजह से उसको सजा भी हो सकती है और मैं कई फाइन भी लगा सकता हूँ उसके पीछे, ठीक है। तो पेटेंट राइट्स करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई सॉफ्टवेयर कंपनी तो होती है, जैसे टैली है। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग के लिए आजकल पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है, तो उनका भी पेटेंट राइट है, तो इनकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर ये पेटेंट राइट कोई खरीद लेना तो वो फिर सेल कर सकता है। एक ऐसी सैमसंग का था, सैमसंग ने इतने इतने से स्पीकर लेके आए थे, इतने इतने से छोटे छोटे से, ऐसे थे कि आप लगाओ तो होम थिएटर से बजते थे। वो एक छोटे से अमेरिका के एक स्टूडेंट ने बनाए थे, मैकेनिकल इंजीनियर था, उसने बनाए थे। तो पेटेंट उसने अपने नाम से किया था। सैमसंग ने उसको करोड़ों रुपए देकर वो पेटेंट खरीद लिए, उसको फॉर्मूला खरीद कर उनने फिर मार्केट में रिलीज किए थे बनाकर, मैन्युफैक्चर करके, और उसको जॉब भी दिए जिसने बनाया था। तो करते हैं प्रोजेक्ट करते छोटे छोटे बच्चे, तो कई रहते हैं अलग अलग टाइप के चलो ठीक है, पेटेंट राइट्स हो गया। और क्या होता है? ब्रांड भी वैल्यू होती है, ये भी दिखती नहीं है पर ये होती है।
जैसे लीवाइस के जीन्स, मार्केट में जाओ नॉर्मल जीन्स लेने जाओगे लोकल क्वालिटी के तो कितने के आएंगे आपको, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पड़ेंगे 1000 तक के, 800, 1000, 500, 600, ठीक है। पर अगर लीवाइस के लेने जाओ आप, ब्रांड नेम का लीवाइस हो गया, और क्या है, ली कूपर है ना, कूपर नहीं है, ली है, हाँ एक ली है, बहुत सारे ऐसे है जो ब्रांड है जिनके ना नाम से बिक जाती है चीज़ें, ठीक है। तो ये ब्रांड की वैल्यू होती है ब्रांडिंग, और ये भी फिक्टिटियस असेट्स होता है, ये दिखता नहीं है पर होता है। तो इनको हम जब भी इनके बारे में, जैसे ब्रांड का कभी आया कि भैया ब्रांड की एंट्री करनी है, कोई नाम ट्रांजेक्शन है ब्रांड का नहीं आता है, तो हम रियल अकाउंट के गोल्डन रूल को फॉलो करके उसकी अकाउंटिंग करेंगे कि भैया ब्रांड डेबिट होने वाला है कि क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। और क्या आ सकता है, कैश भी क्या होती है, रियल अकाउंट होता है। हर एक वो चीज़ जो बिजनेस में है वो रियल अकाउंट होती है। गुड्स को भी रियल अकाउंट में लिया जाता है, ठीक है, गुड्स को भी रियल अकाउंट में लिया जाता है, पर इसको सस्पेंस रखो थोड़ा आप, ये होते एक्चुअली रियल अकाउंट ही है पर इसको थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझाता हूँ क्योंकि इसमें ही बच्चे का वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो चलो अब एग्जांपल लेंगे रियल अकाउंट के, पहले आप ये लिख लीजिए। चलो अब एग्जांपल लेते हैं। पहला, फर्नीचर फॉर ₹80,000 सोल्ड, ठीक है। हमने क्या किया, फर्नीचर को बेच दिया, कितने में, 80,000। तो फर्नीचर को अगर हमने बेच दिया है 80,000 में, तो गोल्डन रूल रियल अकाउंट का क्या कहता है, गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ये इनका गोल्डन रूल है। तो इसके बारे में सोचते हैं, फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है क्योंकि एक वो थिंग है। तो फर्नीचर के हिसाब से सोचो क्या हो रहा है, सोल्ड करोगे तो तुम्हारे बिजनेस से जाएगा कि आएगा, आउट होगा, है ना। आउट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। चलो हमको ये पता चल गया फर्नीचर को क्या करना है, फर्नीचर जो है हमारा ये आउट हो रहा है मीन्स ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। और उसके बाद में क्या है, हाँ और क्या है, कैश आने वाली बिजनेस में 80,000 रुपीज। कैश क्या है, कैश भी तो रियल अकाउंट है ना, ये देखो, क्योंकि वो भी थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग। तो कैश क्या हो रही है, इन हो रही है, तो कैश क्या होंगी, डेबिट होंगी, ठीक है। चलो एंट्री पास कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 80,000, ये क्या है, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। लेजर बना लेना हो LF और पर्टिकुलर डेट्स वगैरह जो भी है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल, गुडविल ऑफ बिजनेस sold for ₹1 lakh to Reliance in cash। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, पहले ट्रांजैक्शन को ढंग से पढ़ो, ठीक है। गुडविल ऑफ बिजनेस सोल्ड फॉर ₹1 lakh टू रिलायंस इन कैश, वहां पे इन कैश भी आ गया। चलो पहले बताओ मेरे को कि गुडविल क्या है। गुडविल के बारे में सोचेंगे तो गुडविल रियल अकाउंट है, तो गुडविल जाएंगी आएंगी, आउट होने वाली है क्योंकि आप बेच दे रहे हो उसको, तो वो आउट होने वाली है। तो गुडविल हमारी क्या होने वाली है, गुडविल हमारी क्रेडिट होगी क्योंकि वो क्या हो रही है, आउट हो रही है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया रिलायंस के बारे में सोचूं कि कैश के बारे में सोचूं।
कैश के बारे में सोचना है, रिलायंस को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि कैश आ रही है तो आप रिलायंस का नाम क्यों ले रहे हो बीच में, है ना? आपको पैसे से मतलब, अगर कैश नहीं आता, उधारी में लिया रहता रिलायंस ने, तो फिर रिलायंस को सोचते थे हम। पर अभी जब हमको कैश आ जा रही है तो डायरेक्ट कैश मार के डेबिट क्रेडिट करके खत्म कर दो, रिलायंस को भूल जाओ। ठीक है, तो इसको इग्नोर करो, ऐसे ट्रांजेक्शनों में इनको नहीं लेना, फिर कैश को ले लेंगे। तो कैश क्या रियल अकाउंट है, कैश इन होंगी आउट होंगी, इन होंगी 1 लाख रुपीज़, तो कैश हमारी इन हो गई, तो वो क्या होने वाली है, डेबिट होने वाली है। तो क्या एंट्री होंगी, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू गुडविल अकाउंट 1 लाख रुपये। ये है। अभी हम नॉमिनल अकाउंट भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको कंबाइंड बताऊंगा कि क्या होता है। एक ट्रांजेक्शन होता है जिसमें रियल अकाउंट का भी एक आ जाएगा, एक पर्सनल अकाउंट का भी आ जाएगा, एक नॉमिनल का भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम तीनों अकाउंट के एक नॉर्मल छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आप ये लिख लीजिए पूरा अच्छे से। ठीक है, अभी हम नॉमिनल अकाउंट स्टार्ट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसका गोल्डन रूल पहले देखते हैं। इसका गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल द लॉसेस, ठीक है, और क्रेडिट ऑल द इनकम, सॉरी लॉसेस, एक्सपेंसेस भी ले लेते इधर, एक्सपेंसेस एक प्रकार का लॉस ही है हमारा। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ये हमारे गोल्डन रूल है नॉमिनल अकाउंट का। डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन्स। ठीक है, ये गोल्डन रूल को अभी हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल, अब नॉमिनल सुन के बच्चे कभी कभी ऐसे बिल्ड कर लेते हैं कि भैया नेम नहीं, कोई पर्सन का नेम नहीं। अगर नेम आता है तो नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है वो, क्योंकि पर्सन में हमने देख चुके हैं, पर्सनल अकाउंट में ही राम श्याम जो भी थे वो हमारे क्या थे, पर्सनल अकाउंट थे। नॉमिनल में नहीं है। नॉमिनल में कोई भी टाइप का एक्सपेंस, इनकम, लॉस या गेन, ऐसा टाइप का कुछ चीज़ आती है अगर अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन में, तो हमको नॉमिनल अकाउंट उसको ट्रीट करना होता है। ठीक है, अब क्या हो सकते हैं नॉमिनल अकाउंट में, एक एग्जांपल देखते हैं पहले छोटा सा। रेंट पेड फॉर रुपीज 500, रेंट पेड फॉर रुपीज 500, इसका मतलब कि हमने हमारा एक एक्सपेंस था रेंट मालूम है ना क्या होता है। रेंट होता है जैसे आपने कोई अपना ऑफिस रेंट पे लिया है या लीज पे लिया है, तो आप उसकी रेंट देते हो, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस है। ये रेंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस इसीलिए क्या होगा, ये नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो 500 रुपीज़ हमने पे किया रेंट के लिए, तो रेंट हमने क्या किया है, हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, गेन इनकम है कि एक्सपेंस है, हमारे लिए क्या है वो एक्सपेंस है। तो रेंट क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है 500 रुपीज़ से। रेंट अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़। और क्या जा रहा है, कैश, तो कैश हमारा जा रहा है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, वो आउट हो रहा है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखो यहाँ पर अभी जो इन्हें एंट्री बताई इसमें मिक्सअप है, रियल अकाउंट का भी एक चीज़ आई है और एक नॉमिनल अकाउंट की भी चीज़ आई है। देखो आपको है ना क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछता है कि भाई रेंट अकाउंट जो है, व्हाट इज रेंट अकाउंट, तो ऑप्शन में दे देगा आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और आखिरी में दिया रहता है नन ऑफ दिस। तो आपको ये रिकॉग्नाइज होना आ जाएगा कि भाई कैसे मैं रिकॉग्नाइज करूँ कि ये तीनों चीज़ें
यानी कौन तीनों में से कौन सा अकाउंट है। तो मालूम है हमको रेंट एक एक्सपेंस अकाउंट है, तो वो नॉमिनल अकाउंट है, हमको यही समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन कंपलसरी एक ना एक पूछेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करो कि भाई 3 टाइप के अकाउंट है, तो उसमें से कौन सा ये अकाउंट है, कौन से टाइप का। ठीक है, जैसे भी रेंट का मैंने बताया वैसे ही। तो ये इसकी एंट्री करेंगे हम। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है अभी हम वो देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट में तो पहले बता दिया आपको, इनकम, लॉसेस, गेन और एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं। हमने गोल्डन रूल इसका भी यहाँ पे ले लेते हैं। गोल्डन रूल क्या है इसका, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ये गोल्डन रूल है। ये ऐसे ही तुमको ये सब याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से अकाउंटिंग बनती है। तो ये तो गोल्डन रूल तो एकदम रट्टू पपड़ होना चाहिए दिमाग में। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, क्या क्या होगा, एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, कैसे, लाइक रेंट, सैलरी, ये भी क्या है, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। उसके बाद में सैलरी किसको देते हैं, सैलरी हमारे एम्प्लॉयज़ को देते हैं हम। उसके बाद में वेजेस, वेजेस किसको देते हैं। सपोज आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाले क्या करते हैं, लेबर रखते हैं, भैया पैकिंग करना है या कुछ करना है, तो वो लोग लेबर रखते हैं। तो लेबर को जो हम लोग देते हैं पेमेंट, उसको वेजेस की जाती है। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको जो बैक हैंड काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, उनको हम सैलरी देते हैं। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंस होता है वेजेस और सैलरी में। भले ही एक ही चीज़ है वो, वेजेस देना और सैलरी देना एक ही बात है, क्योंकि आप एक बंदे को ही दे रहे हो जो आपके फर्म के लिए काम कर रहा है। तो आप पर इनका एक थोड़ा सा क्वालिफिकेशन क्लासीफाई कर देते हैं इनको इस चीज़ से, कि लेबर को मिलती है वेजेस और प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ को मिलती है सैलरी। ठीक है, उसके बाद में वेजेस है, और एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और जितने भी है बहुत सारे होते हैं। फिर ऑल द लॉसेस, हाँ, इसमें एक एक्सपेंस में आप ये भी ले लो, परचेस। ठीक है, मैं आपको इसका बारे में बताऊंगा, परचेस और सेल्स क्यों नॉमिनल में आता है, क्या ऐसा कारण है, क्योंकि बहुत डीप चीज़ है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। ऑल लॉसेस, लॉसेस में क्या होता है, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट क्या होगा, वैसे ही आपका ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस, और क्या आता है इसमें, नेट लॉस। ठीक है, ये सब लॉसेस है। बैड डेप्ट क्या है, बैड डेप्ट, सपोज आपने किसी को उधारी में कोई माल बेचा है, कोई बंदा था जिसको आपने, आपका बिजनेस का काम, सपोज पेन बेचने का काम है आपका, आप ये बनाते हो और बेचते हो, तो आपने किसी को बहुत सारे पेन ने किसके कई पैकेट्स आपने किसी को सेल किए थे 1 लाख रुपए में, और वो बंदा पैसे आपको दिया ही नहीं, घुमा रहा है, हो गया 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पैसे ही नहीं दिया आपको, तो वो हो गया बैड डेप्ट आपका, कि लॉस, लॉस ही हो गया ना पूरा, उसी को बोलते हैं बैड डेप्ट। यानी आपने एक डेप्ट दिया था किसी को, मैंने उधारी में कुछ सामान दिया था, पर उसने उधारी लौटाई नहीं आपकी, तो वो होती है बैड डेप्ट। अब आप कितने दिन तक उसको कैरी करोगे आपके बिजनेस में, डेटर में दिखाकर, इसीलिए इसको बैड डेप्ट करके आप खत्म करो, तो इसको बोलते हैं बैड डेप्ट। यानी किसी उधारी में चीज दी हुई थी पर उसने लौटाई नहीं, उसको हो गया हमारा बैड डेप्ट। ग्रॉस लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है हमारा एक, ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस होता है, देखना लॉस जो होता है ना वो डेबिट बैलेंस में क्रिएट करेगा, तो इसीलिए लॉसेस को भी हम नॉमिनल अकाउंट में ट्रेड करते हैं। उसकी जब एंट्री करेंगे तो भी हम नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ही सोच के करेंगे उसकी एंट्री। नेट लॉस, इसकी भी एंट्री नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सोची जाएंगी। ये कहाँ बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से दिखेंगे आपको। वैसे ही ऑल द इनकम ऑफ बिजनेस, जैसे कि सेल्स,
एक इनकम है, इंटरेस्ट आपने लिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, और एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे ही ऑल द गेन्स, प्रॉफिट्स, और क्या बोल सकते हैं इसको, गेन्स। तो क्या आता है इसमें, नेट प्रॉफिट, और क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी हमारा नॉमिनल में आएगा। यानी कोई भी एक्सपेंस हो बिजनेस, आपको सिर्फ एक ही चीज सोचनी है कि भैया एक्सपेंस है कि इनकम है, ठीक है। या फिर एक चीज ये हो सकती है भैया पर्सनल अकाउंट नहीं है ना, रियल अकाउंट नहीं है ना, तो फिर क्या है, एक ही बचता है, नॉमिनल अकाउंट है। एक तो ये तरीका है रिकॉग्नाइज करने का, और एक तरीका ये एक्सपेंस है क्या बिजनेस का, लॉस है क्या बिजनेस का, या फिर इनकम है क्या बिजनेस की, या फिर गेन है क्या बिजनेस का। तो हिसाब से भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। तो ये तो लास्ट वाला है, तो अगर वो दोनों नहीं है तो यही है। और अगर आपको उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर ये देख लो कि इनकम है, लॉस है कि क्या है, समझ में आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट क्या है, ठीक है। अभी का मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मेरे को बताओ कि भैया ये जो होता है ऑक्ट्राई चार्जेस, ठीक है, ऑक्ट्राई चार्जेस, तो इसको क्या बोलोगे आप, ऑक्ट्राई चार्जेस, ये क्या आएगा आपका, नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि एक एक्सपेंस है। आजकल तो ऑक्ट्राई महाराष्ट्र में बंदी हो गया है, महाराष्ट्र में एलबीटी हो गई इसकी जगह पर, एलबीटी। अभी न्यू गवर्नमेंट है तो हमारी वो सोच रही है क्या करना है इसके बारे में, एलबीटी बंद कर रही, कुछ नया कानून लाने की सोच रहे हो लोग, पर अभी ये बंद हो चुका है, एलबीटी भरते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे खर्चे रहते हैं, जो भी खर्चे, जो भी इनकम है आपकी, वो उसके हिसाब से हम रिकॉग्नाइज करेंगे रियल अकाउंट को, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए पूरा। पेड 10,000 rupees commission on sale paid rupees 1,000। ये 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। सैलरी क्या है, सैलरी एक एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सोचेंगे, गोल्डन रूल पे आएंगे। क्या है गोल्डन रूल, सैलरी एक्सपेंस है, इनकम है, एक्सपेंस है, तो क्या होंगी, डेबिट होंगी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो कैश आ रही है कि जा रही है, इन हो रही है, आउट हो रही है, कैश आउट हो रही है बिजनेस से, हमको बिजनेस के हिसाब से सोचना, मैंने पहले ही बताया। तो क्या हो रही है, बिजनेस से आउट हो रही है, आउट हो रही है मीन्स कैश क्या हो रही है, क्रेडिट होंगी, ठीक है। कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000। देखो मैं अभी जनरल एंट्री का परफॉर्मर नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो अब अज्यूम करो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आपको पर बना के करनी है एंट्रियाँ, ठीक है। चलो रेंट पेड, रेंट क्या है, एक्सपेंस है, रेंट पेड किया मैंने, तो रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट कर दो। चलो रेंट को डेबिट कर देंगे, फिर रियल अकाउंट है ना, नॉमिनल अकाउंट है ना, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000। क्रेडिट क्या होगा, कैश, क्योंकि कैश दी जा रही है हमारे बिजनेस से, आउट हो रही है, तो कैश को हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज। ये एंट्री हो गई हमारी सेकेंड स्कीम है। उसके बाद में थर्ड पे आओ, कमीशन ऑन सेल पेड ₹1,000। कमीशन ऑन सेल होता है बिजनेस की कई पॉलिसीज होती है कि बिजनेस के जो ऑनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि भाई अगर आप सेल कर रहे हो, कि कई लोगों को हायर करते हैं, सपोज मेरा बिल्डर का काम, मैं बिल्डर हूँ, मैं बिल्डिंग बनाता हूँ और बेच देता हूँ, तो मैंने एक ब्रोकर को हायर किया है कि भैया आप क्या करो, मेरे बिहाफ में आप बेचिए, तो मैं उसको क्या करूँगा, 2% का वो दूंगा, 2% कमीशन, ठीक है। तो वही होता है, मेरा सेल तो हो रहा है ना, मेरा फ्लैट सेल हो जाएगा,
तो वही कमीशन जो देते हैं वो होता है बिजनेस से हम देते हैं। तो कमीशन मैं अगर किसी को दे रहा हूँ तो मेरा तो एक्सपेंस हुआ ना, एक्सपेंस है, लॉस भी बोल सकते हो उसको, पर वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है, तो कमीशन क्या हो गया मेरा नॉमिनल। तो उसके हिसाब से जब सोचेंगे तो क्या करेंगे, एंट्री करेंगे कमीशन डेबिट, कमीशन बोल सकते हैं, ब्रोकरेज बोल सकते हैं, तो यहाँ कमीशन लिखा है तो कमीशन अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू कैश, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और कैश जारी है हमारे बिजनेस से, तो वो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी 1000 रुपीज। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं परचेस और सेल। मैंने सस्पेंस रखा था परचेस और सेल को, यहाँ पे भी नॉमिनल अकाउंट में भी, और वहां भी आपको गुड्स पे बोला था कि जो रियल अकाउंट है नॉन लिविंग थिंग गुड्स, उसको भी थोड़ा सस्पेंस रखा था मैंने, बोला उसके बारे में भी हम एक चीज समझेंगे। ठीक है, तो मैं ये मिटा दूं क्या, पूरा मिटा देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा देता हूँ। सेल्स, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। देखो मैंने क्यों इसको सस्पेंस के लिए बोला था आपको, रियल अकाउंट में गुड्स आ सकते हैं, गुड्स आ सकते हैं, क्योंकि गुड्स एक नॉन लिविंग थिंग है। अब ये गुड्स क्या है, देखो मेरा सपोज एक घड़ी का बिजनेस है, मैं क्या करता हूँ, वॉचेस खरीद के लाता हूँ और उसको बेचता हूँ मार्केट में। ठीक है, सेल कर देता हूँ, जैसे टाइटन से मैं खरीद के लाता हूँ, टाइटन की मैं प्राइस अपनी मार्कअप करके बेच देता हूँ, तो वो तो एक गुड्स ही है ना टाइटन, तो मैं तो रियल के हिसाब से सोचूंगा, रियल अकाउंट के हिसाब से, कि अभी वो बिजनेस में आया है, इन हुआ है, तो क्या करूंगा, वॉचेस के नाम से डेबिट कर दूंगा, है ना। पर ऐसा नहीं कर सकते हो आप, क्यों, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो वो आपका एक कमोडिटी है जो आप सेल करते हो, बेचते हो ना, तो वहां पे हम परचेस और सेल का नाम लेते हैं, वहां हम गुड्स का नाम नहीं लेते कि हम गुड्स खरीद के लाए। अगर मैंने टाइटन का कुछ लॉट खरीद के लाया है बेचने के लिए, तो मैं उसको परचेस ट्रीट करूंगा, मैं उसको गुड्स ट्रीट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो वो एक्सपेंस ही है ना, मैं उसको खरीद के लाऊंगा कम में और बाद में बेच दूंगा, तो सेल कर दूंगा मैं वही गुड्स को, भले ही वो गुड्स है वो रियल अकाउंट में आते हैं, पर बेसिकली देखा जाए तो वो एक्सपेंस और इनकम ही है। ये क्या है ये मेरा एक्सपेंस है जो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाता हूँ, और ये मेरा क्या है, इनकम है जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाता हूँ, जो भी इसका बैलेंस होता है। तो ये एक्सपेंस और इनकम इनका नेचर रहने की वजह से ये हमेशा आपको कंसीडर करना पड़ता है नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंटिंग के हिसाब से ही इसकी हम एंट्री करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट all the income and gains, debit all the expense and losses, और credit all the income और gains। गेन्स एक प्रकार से हमारा प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। और रियल अकाउंट का जो रूल रहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वो तो फॉलो करना ही नहीं है आप यहाँ पे, भूल के भी नहीं करना, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कैसा लिखा होता है, एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे अभी एग्जांपल लिखा है वहां पर, एक गुड्स वर्थ ₹5000 परचेस्ड, ठीक है, गुड्स वर्थ ₹5000 परचेस्ड, तो परचेस किए हैं आपने, तो आपको सोचना, आप क्या करोगे, आप रियल अकाउंट से सोच लोगे, भैया गुड्स आ रही है तो गुड्स अकाउंट डेबिट 5000 और क्रेडिट कर दोगे आप कैश को, क्योंकि कैश जा रही है 5000, तो क्रेडिट कर दोगे आप कैश को। तो नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, गुड्स को कर देंगे, गुड्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5000 से, और क्या करेंगे, टू कैश कर देंगे इसको क्रेडिट 5000 से। पर ये बेटा ये गलत अकाउंटिंग है, ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, क्योंकि आपने इसको रियल अकाउंट ट्रीट कर लिया है, और रियल नहीं है ये। गुड्स आपने परचेस किए तो किस वजह से परचेस किए होंगे, बिजनेस में हम गुड्स परचेस क्यों करके लाते हैं, हम बिजनेस में गुड्स इसलिए परचेस करके लाते हैं क्योंकि हमको सेल करना है, उसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उस पर हम उसमें प्रॉफिट मार्क करके बेचते हैं, ठीक है, तो उसको सेल करने वाले, तो वो एक हमारा एक्सपेंस है, तो उसको नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करो। नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करो तो
गुड्स में काय मिलेंगे उसको, परचेस अकाउंट मिलेंगे, क्योंकि आपने परचेस किया है उसको बेचने के लिए, ठीक है। तो रियल एंट्री क्या होनी चाहिए उसकी रियल एंट्री होनी चाहिए परचेस अकाउंट डेबिट। इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं परचेस को, क्योंकि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट और ये एक्सपेंस है, हमने उसको खरीद के लाया। डेबिट 5000 रुपीज टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि वो गोज आउट हो रहा है, वो रियल अकाउंट का नेचर है, तो हम रियल अकाउंट के हिसाब से सोचेंगे उसको। वो गोज आउट हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे 5000 से, और ये एंट्री आपकी राइट है। समझा? इसीलिए मैं बोल रहा था कि सस्पेंस है, क्योंकि यहाँ नॉर्मली बच्चे गलती करते ही है, और ये एंट्रियां क्वेश्चन में पेपर में भी यही सब पूछता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। वैसे अभी हम सेल का एक लेते हैं एग्जांपल। वहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000, ठीक है। तो सोल्ड किया है गुड्स को, बच्चे ये भी सोच सकते हैं रियल अकाउंट गुड्स, है ना। ये कंसेप्ट मत रखना, अपने आप याद रखो कि आप बिजनेसमैन हो तो आप कोई ना कोई कम्युनिटी बेच रहे होंगे या परचेस कर रहे होंगे, ठीक है। सेल कर रहे होंगे या परचेस कर रहे होंगे, तो आपको उसके हिसाब से ही सोचना है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, उसका मतलब आप जो कम्युनिटी आपने मैन्युफैक्चरिंग की है उसको आप बेचने जा रहे हो। तो बेचने जा रहे हो तो क्या करोगे, पहली बात तो बताओ मेरे को, कैश आएंगी तुम्हारे बिजनेस में, सेल करोगे तो ये कैश एक रियल अकाउंट है और वो कम सीन होने वाली है। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000, और क्रेडिट क्या करोगे टू सेल्स, उसको नॉमिनल ट्रीट करो, इनकम है तुम्हारा, इनकम अकाउंट है वो 10,000 का, ठीक है। तो उसको हम सेल को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से, ठीक है। ये इसकी राइट एंट्री है। ऐसा मत कर देना कैश अकाउंट डेबिट 10,000 भैया, और गुड्स अकाउंट गोज आउट हो रही है तो ये क्रेडिट कर लेंगे गुड्स अकाउंट 10,000 टू, इसको बड़ा जी कर देते हैं, ठीक है। गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000, ये एंट्री गलत हो जाएंगी, ठीक है। इसे नहीं करते, ऐसी पास नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस में इनकम और सेल में ट्रीट करो इसको, क्योंकि ट्रेडिंग कर रहे हो उसकी, ठीक है। तो ये याद रखो। तो अब हमने 3 टाइप की अकाउंटिंग देख ली है, पर्सनल अकाउंट भी देख लिया, रियल अकाउंट भी देख लिया, उनके गोल्डन रूल भी समझ लिए, थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी देखे हैं। अब हमने मिक्स एग्जाम्पल थोड़े हार्ड वाले वो नहीं देखे, ठीक है। तो मैं आपको अभी छोटे से कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ 5-6, उनका मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री कैसे पास करना है, आपको जनरल एंट्री का परफॉर्मा आपको कैसे परफॉर्म करना है, उसके बाद में उसकी लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है, लेजर फोलियो नंबर जो मैंने बोला था आपको बताऊंगा मैं क्या होता है, वो मैं समझाऊंगा उससे, और मैं आपको ट्रायल बैलेंस बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस फिर कैसे फॉर्म होता है। मैं आपको ट्रायल बैलेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है पार्टनरशिप फर्म की फाइनल अकाउंट्स, वो हमको सीखना है। और उसके लिए हमको ये मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता है, आपको ये बेस से पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ठीक है। अगर आपको ये मालूम होगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है तो आप एडजस्टमेंट जो होते हैं उसमें उसको अच्छे से समझकर अच्छे से प्रिडिक्ट करके उसकी अकाउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। मेरा मेन मोटिव वही है कि आपको बेस से आगे लेके जाऊं और पूरा समझाऊं, ठीक है। तो अभी हम कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आपको मैं मिक्सिंग बताऊंगा कि कैसे एक एक अकाउंट रियल अकाउंट रहेगा, एक में पर्सनल रहेगा, उसको कैसे मिक्सिंग करना है, ट्रायल बैलेंस कहाँ से आता है, क्या आता है, पूरा आपको समझाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी जो भी बचा होगा आपका आप लिख लीजिए, हम कल मिलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, देखो मैंने अभी एग्जांपल दिया, अभी हमने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पूरी पढ़ ली, तो मैंने अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसमें मैं आपको एंट्रियां करना भी आ जाएंगी, साथ में हम पोस्टिंग भी करेंगे और क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, ओके। तो ये देखो मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिखा है, राम स्टार्टेड हिज बिजनेस न्यू बिजनेस फॉर ₹10,000, परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड ₹1,000। तो क्या किया, एक बैंक अकाउंट खोला और डिपॉजिट किया, उसमें क्या किया, 1,000 रुपए डिपॉजिट किया। परचेस्ड गुड्स फॉर ₹2,000, सोल्ड गुड्स फॉर ₹3,000। ये हम लोग 5 एग्जांपल्स है, ठीक है। सपोज एक नया बिजनेस है उसका, तो क्या आप क्या करोगे, सबसे पहले जनरल एंट्री पास करोगे।
तो जनरल एंट्री पास कर रहे हैं हम, तो यहाँ मैं कोई परफेक्ट वो नहीं बना रहा, बस बता रहा हूं कि कैसा इसका होता है जनरल एंट्रीज का परफॉर्मा। जनरल एंट्रीज होती है हमारी जो मैंने सिखाया वो आपको, उसी के हिसाब से हमको करना है। पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट है और क्या है, क्रेडिट है। देन देखो अभी मैं तुमको बता रहा हूँ लिंकअप कैसे करना है। तो यहाँ सीरियल नंबर आ जाएगा क्योंकि यहाँ सीरियल नंबर गिवन है। नंबर 1 पहली एंट्री क्या करोगे, राम स्टार्टेड न्यू बिजनेस फॉर ₹10,000। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी सिखाऊंगा लेजर फोलियो नंबर क्या होता है। ओके, तो ये राम स्टार्टेड न्यू बिजनेस फॉर ₹10,000, तो क्या एंट्री होंगी, राम रिसीव कर रहा है, गिव कर रहा है। देखो राम स्टार्टेड न्यू बिजनेस, तो यहाँ पे किसका बिजनेस है इन द बुक्स ऑफ, किसकी एंट्री कर रहे हैं हम, राम की। तो राम का अकाउंट नहीं आएगा, नाम राम गिवर है यहाँ पे, बिजनेस को पैसा दे रहा है 10,000 रुपए, तो राम क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो राम के नाम तो नहीं लेंगे, तो राम के नाम की जगह क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्या होगा, कैश आएंगी बिजनेस में, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 10,000 से। समझ गया, ये एंट्री हमने पास कर ली है। कैश क्या है, कम सीन हो रही थी इसलिए कैश क्या हो गई, डेबिट हो गई। और नंबर 2 परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000, तो क्या एंट्री होंगी, फर्नीचर परचेज की है, तो फर्नीचर क्या है हमारा रियल अकाउंट है, तो कैसे सोचोगे फर्नीचर आ रही है कि जा रही है, इन हो रही है कि आउट हो रही है, इन हो रही है। इन हो रही है तो फर्नीचर कितना आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा, फिर कैश हो जाएंगे क्रेडिट, कितने से 2000। नरेशन क्या लिखोगे, सेम वही ट्रांजेक्शन है, बीइंग राम स्टार्टेड न्यू बिजनेस, बीइंग परचेज न्यू फर्नीचर, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो। अभी देखो इसके साइड बाय साइड में है ना, मैं अकाउंट जैसे से बनते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लेजर की पोस्टिंग भी कर। देखो लेजर अकाउंटिंग क्या होती है, देखो यहाँ आ जाओ, हम यहाँ क्या बना रहे हैं, लेजर्स बना रहे हैं। पहला सबसे पहला अकाउंट क्या खुला हमारा, कैपिटल या कैश, तो पहले कैश ले लेते हैं, कैश अकाउंट। तो मैं ये लेजर अकाउंट ऐसा बना रहा हूं टी फॉर्म में। यहां क्या क्या होता है, पर्टिकुलर्स होता है, अमाउंट होते हैं, पर्टिकुलर्स होते हैं और क्या होते हैं, अमाउंट होते हैं। रियल अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, फर्स्ट स्टेप होती है जनरल एंट्रीज, देन होती है लेजर अकाउंटिंग। तो हमने जनरल एंट्री पास कर दी पहली वाली, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये होता है लेजर अकाउंट का डेबिट साइड, ये क्या होता है, क्रेडिट साइड। तो देखो मैं समझाता हूं, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करोगे, कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, कितने से हुआ, 10,000 से, तो यहां 10,000 ले लो। देन क्या करो, कैश अकाउंट को डेबिट तो कर दिए, बस किसका अपोजिट नाम लो, क्या, कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको टू कैपिटल अकाउंट। समझा कैसे पोस्टिंग करते हैं। अब सेकेंड अकाउंट क्या था हमारा, जो हमारा नया अकाउंट ओपन हुआ वो हुआ कैपिटल अकाउंट, उसके मैं ऐसा बना रहा हूं टी फॉर्म में, ठीक है। कैपिटल क्या हुआ था, ये क्रेडिट साइड है और ये क्या है, डेबिट साइड है। कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, कितने से, 10,000 से। तो क्या नाम आएगा यहाँ आएगा अपोजिट नेम, मीन्स कैश अकाउंट। समझा कैसे पोस्टिंग होती है। तो ये फर्स्ट जनरल एंट्री की क्या हुई, पोस्टिंग हुई वहां पर। वैसे हम सेकंड की लेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो हुआ है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट हमारे पास में ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, नया एक अकाउंट खोलेंगे, उसका नाम लेंगे क्या, तीसरा नंबर, इधर ले रहा हूं मैं तीसरा नंबर, क्या नाम रहेगा उसका, फर्नीचर अकाउंट। ये फर्नीचर भी मैं टी फॉर्म में बना रहा हूं। फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ, ये डेबिट साइड है और ये क्या है, क्रेडिट साइड। फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ है, तो डेबिट करेंगे कितने से, 2,000 से। नाम क्या आएगा, अपोजिट वाला, बाय कैश। समझा, कैश अकाउंट। वैसे ही कैश अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो कैश को क्रेडिट करेंगे कितने से, 2,000 से। और क्या नाम आएगा वहां पे, बाय, सॉरी यहाँ बाय लिख दिया मैंने, यहाँ 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा, बाय फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। समझा इतना कैसे पोस्टिंग होती है। ये इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग करना, यानी जनरल एंट्री पहले पास की जाती है, देन क्या होता है, लेजर पोस्टिंग होती है।
अभी मैं आपको थर्ड एंट्री पास करवा रहा हूं। देखो क्या है थर्ड ट्रांजेक्शन, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 1000 रुपीज। राम ने क्या किया, एक बैंक अकाउंट खोला और बैंक अकाउंट खोल के क्या किया इसने, बैंक अकाउंट खोल के उसमें पैसे 1000 रुपए जमा कर दिए। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, कैसे एंट्री बनेगी देखो वाला, बैंक अकाउंट खुल रहा है तो बैंक हमसे 1000 रुपए ले रहा है कि दे रहा है, यानी गिवर है कि रिसीवर है, बैंक रिसीवर है तो रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू किसको, कैश हमारे पास से क्या जा रही है, जा रही है, गोज आउट हो रही है तो कैश हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगे, कितने से 1000 से। ठीक है, अब इसकी हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग देखो कैसे करेंगे, हमारे पास में कैश अकाउंट ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, बैंक अकाउंट बनाए क्या, नहीं बनाए, तो अब हम लोग फोर्थ अकाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट बन रहा है हमारा, ये टी फॉर्म में बनेगा, ये टी फॉर्म में बना रहा हूँ कि मैं जगह नहीं है उतनी। बैंक अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में कितने से 1000 रुपए लिखेंगे, किसका नाम आएगा, अपोजिट का, किसका, कैश का अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, वैसे ही कैश अकाउंट में जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है कितने से, 1000 रुपए से, तो यहां क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, क्रेडिट कर दिया मैंने कैश को। अब ऐसी फोर्थ एंट्री लेंगे, क्या है फोर्थ एंट्री, परचेस गुड्स फॉर ₹2000। तो परचेस हुआ तो परचेस हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो परचेस क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, परचेस अकाउंट डेबिट। समझाया हूं मैंने परचेस क्यों हमारा एक्सपेंस है। टू कैश अकाउंट कितना, 2000 रुपए, तो हमने क्या किया, 2000 की कैश खरीदी, 2000 रुपए की कैश खरीदे परचेस। जो कैश अकाउंट हमारे पास में ऑलरेडी, हमारे पास परचेस अकाउंट है क्या, नहीं है, तो एक नया 5वां अकाउंट खोल रहे हैं हम, परचेस अकाउंट। कितना है वो, 2000 रुपए, तो परचेस डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड ये है इसका, क्रेडिट साइड ये है, डेबिट कितने से हुआ, 2000 से, क्या नाम आएगा यहाँ, टू कैश का, और कैश अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ 2000 से, किसका नाम आएगा, परचेस अकाउंट का, बाय परचेस अकाउंट। देखो ये ध्यान चीज रखना, क्रेडिट साइड जो लेजर का होता है वहां पे बाय बाय लिखा जाता है और यहाँ 22 लिखा जाता है, बस ये कि एक चला आ रहा है फैशन है वो बाय बाय 22, पर उसका कोई मतलब नहीं होता है, बट लिखते हैं, तो हम भी लिखेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। नंबर 5 हमने फोर्थ एंट्री भी पोस्टिंग कर दी, सोल्ड गुड्स फॉर ₹3000, सोल्ड गुड्स फॉर ₹3000, तो गुड्स सेल हुई है, 3000 की सेल हुई है, कुछ बोला नहीं है क्रेडिट सेल के बारे में, तो कैश मानेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस, सॉरी टू सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट या सेल अकाउंट, कितना 3000 तो इसकी 5वें की पोस्टिंग करते हैं, हमारे पास सेल अकाउंट है क्या, नहीं है, तो हमारा छठा एक अकाउंट खुलेगा, कौन सा, सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो 3000 क्रेडिट कर देंगे, किसके नाम से करेंगे, बाय कैश के नाम से। डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल के नाम से, कितना 3000 रुपए। अब हमने इसकी भी पोस्टिंग कर दी, इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग करना, मीन्स पहले जनरल एंट्री पास होती है, देन वो एंट्री क्या की जाती है, पोस्टिंग की जाती है। अभी जो मैंने नंबर दिया ना 1 2 3 4 5 6, जो मैंने नंबर दिया है, ये नंबर आप अज्यूम करो कि ये क्या है, पेज नंबर है, क्या है हमारे लेजर बुक के, क्या है, पेज नंबर है। और ये जो लेजर बुक के पेज नंबर होते हैं, इसी को क्या बोली जाता है, लेजर फोलियो नंबर। और जहां जो पेज पर जो नंबरिंग दी हुई है, वो नंबरिंग यहां ली जाती है। जैसे कि कैश अकाउंट है, हमारा कौन से पेज पर है, वो 1 नंबर पेज पर है, तो यहां लिखा रहेगा 1। देन कैपिटल हमारा कौन से पेज नंबर पे, ये लिखा रहेगा 2। देन फर्नीचर हमारा कौन से पेज नंबर पे, 3। देन बैंक अकाउंट नंबर कौन से पेज पर है, कैश हमारा कौन से नंबर पे है, 1। देन बैंक अकाउंट नंबर हमारा कौन से पेज पर है, 4। देन कैश अकाउंट हमारा 1 नंबर पर है, वैसे ही परचेस अकाउंट हमारा 5 नंबर पे, कैश अकाउंट 1 नंबर पे, कैश अकाउंट 1 नंबर पे, सेल्स अकाउंट 6 नंबर। इसी को बोली जाती है लेजर फोलियो नंबर।
और ये इसीलिए आपको जो जो हम लोग नए चैप्टर देख रहे हैं, जो दूसरे चैप्टर देखेंगे, उस चैप्टर्स में क्या होगा कि जब हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे ना, तो एक कॉलम बनेगा लेजर फोलियो का, उसको जो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या होते हैं, लेजर फोलियो नंबर नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको नहीं लिखते। तो आप भी वैसे ही करोगे, उसको इग्नोर करोगे, पर फॉर्मेट वैसे ही होता है, तो आपको लिखना, वो उतारना जरूर पड़ेगा। तो ये सब जो लाइन वगैरह खींचते हैं ना, तो ये पेंसिल से खींचना है, पेन से बिल्कुल मत खींचना, मार्क्स कटते बेटा, ये ध्यान रखना इस चीज को। और आगे आप जितना भी करेंगे तब ध्यान रखना कि इक्वल साइड में आप डिवाइड करो लेजर्स को, और अच्छे से प्रेजेंटेशन करो, ओवर राइटिंग बिल्कुल मत करना। तो ये हो गया पोस्टिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग सिखाता हूं मैं आपको कि इसकी बैलेंसिंग कैसे होती है। आ जाओ, अभी हमको जनरल एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, हमने पोस्टिंग कर दी ना, तो अब लेजर का काम है, हमारा फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अब देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं। इन सबकी टोटल लगाओ, सबकी टोटल लगाएंगे। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, सब तरफ की टोटल लगेंगी। ठीक है, अब देखो कैसे बैलेंसिंग करते हैं। ये 2000, 1000, 2000 कितने हो गए, 5000, ये 1000, 3000 कितना हो गया, सॉरी 10,000, 3000, 13,000। तो ये ज्यादा है, वो कम है, तो यहां लिखेंगे 13,000, यहां भी लिखेंगे 13,000। जो साइड ज्यादा होता है वो लिखना पड़ता है नीचे। अब देखो ये कितने से कम है, 5,000 है, यहाँ 8,000 से कम है, तो यहां क्या लिखोगे आप, 8,000। और ये 8,000 क्या रहेगा, बाय बैलेंस CD या BD। समझा इतना? तो उसके बाद में इसको बैलेंस कर देते हैं, फर्नीचर अकाउंट को। 2000 है यहाँ पे डेबिट में पड़े, यहाँ कुछ नहीं है, तो 2000 का यहाँ क्या आ गया, बैलेंस आ गया। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस CD। देन उसके बाद में हम कैपिटल अकाउंट करते हैं, 10,000, यहाँ भी 10,000 आ जाएगा। ये 10,000 का क्या आ गया, बैलेंस आ गया, टू बैलेंस CD। देन बैंक अकाउंट कर लेते हैं, यहाँ 1,000 रुपए है, यहाँ भी 1,000 आना चाहिए टोटल। तो जो 1,000 का जो बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस, ये क्या है, बैलेंस CD है ना, बैलेंस है। तो उसके बाद परचेस को देख लेते हैं, 2,000। इसके बाद में इधर भी 2,000 लेना पड़ेगा, और ये जो 2,000 है ये क्या है, बाय बैलेंस CD यानी बैलेंसिंग फिगर है। उसके बाद में सेल्स को भी ले लेते हैं, 3,000। देन 3,000 इधर भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल होनी चाहिए साइड, क्योंकि हम लोग डबल अकाउंटिंग एंट्री से सिस्टम से एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3,000 का क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD। अब देखो कि जो बैलेंसेस आए हैं, ठीक है, अब इन ये बैलेंस को हमने बैलेंसिंग करना सीख लिए। तो अभी क्या बैलेंसेस आए, कैसे बैलेंस आए, अब ये बताता हूं। देखो यहां पर यहाँ पे क्या था, डेबिट साइड ज्यादा था, क्रेडिट साइड कम था। तो ये जो बैलेंस है ना 8,000 का, इसको बोलेंगे आप डेबिट बैलेंस। क्या बोलोगे इसको आप, डेबिट बैलेंस। मीन्स ये क्या आपका डेबिट बैलेंस है। वैसे ही आप सेल देखो या कैपिटल देख लो, कैपिटल में देखो कैश पड़ी हुई थी 10,000 की क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो ये जो बैलेंस आया है डेबिट साइड में दिख रहा है 10,000 का, ये डेबिट बैलेंस नहीं है बेटा, जो भले डेबिट साइड में दिख रहा, पर ये बैलेंस कौन सा है, ये क्रेडिट बैलेंस है। मीन्स क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, तो इस बैलेंस को क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। इतना समझा? अब देखो इससे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये बताता हूं मैं आपको। ट्रायल बैलेंस बनता है, सपोज हमारा ईयर एंड हो गया, और ईयर एंड होने के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाए। तो ट्रायल बैलेंस देखो क्या रहता है, ट्रायल बैलेंस में वैसे दो साइड होते हैं। ऐसा कुछ लिखा रहता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो अब ये ट्रायल बैलेंस में आपको देखना होता है कि कौन सा डेबिट बैलेंस है। जो डेबिट बैलेंस होता है लेजर अकाउंटिंग में इधर आता है,
और क्रेडिट बैलेंस कहाँ आता है, इधर आता है। तो इस प्रकार ट्रायल बैलेंस बनता है। तो चलो देख लेंगे कैश में कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस अभी बताया, तो 8,000 रुपीज कहाँ ले लेंगे, डेबिट साइड में, क्या नाम से, कैश अकाउंट, या कैश अकाउंट, या कैश लिख दो, सिर्फ कैश अकाउंट लिख दो चलो। उसके बाद में सेकंड हमारा कैपिटल था, कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है 10,000 का भी बताया, 10,000 ले लिए। यहाँ क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट। देन उसके बाद में फर्नीचर को बैलेंस किए, फर्नीचर का कितना आया, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो फर्नीचर किधर आएगा, इधर आएगा, कितना 2,000। वैसे ही हमारा बैंक बैलेंस है, वो कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, तो बैंक ले लो, कितना 1,000 रुपीज। परचेस, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ये कहाँ आएगा, यहां आएगा 2,000 रुपए। और वैसे सेल कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कितने से, 3,000 रुपए से। इनकी टोटल करो, इनकी टोटल करोगे तो देखोगे कि आप 13,000 रुपए इसकी टोटल आएंगी। और ये टोटल बिल्कुल क्या है, सेम है, और ये सेम है, इसी की वजह से क्या है, हमारी बैलेंस शीट टैली होती है। ये डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम की वजह से क्या हुई है, ट्रायल बैलेंस हमारी टैली हुई है। तो अभी जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट जो हम पढ़ेंगे उसमें ट्रायल बैलेंस आता है, और ट्रायल बैलेंस दिया होता है, कुछ एडजस्टमेंट दिए होते हैं, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, फेरबदल करना पड़ता है। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया। कैसे बनता है, पहले जनरल एंट्री पास होती है, देन लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर पोस्टिंग के बाद में लेजर बैलेंसेस होते हैं ईयर एंडिंग पर, पर्टिकुलर डेट पर, और उस डेट पे जो भी बैलेंस आता है वो बैलेंस कहाँ जाता है, ट्रायल बैलेंस में जाता है। और वो डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड में जाएगा ट्रायल बैलेंस के, और क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो इसको लिख लो एग्जाम्पल,